नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेक नॉलेज में। तो आज हम शुरू करेंगे फेज डायग्राम का लेक्चर नंबर 2 को और आज हम पढ़ेंगे बाइनरी फेज डायग्राम को। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? यूनिनरी फेज डायग्राम को देखा था, प्योर सब्सटेंसेस के लिए फेज डायग्राम को बनाया था। तो हम आज बाइनरी फेज डायग्राम को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मतलब समझते हैं कि बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे बाइनरी का मतलब है दो। पिछले लेक्चर में हम एक सब्सटेंस का बनाए थे, प्योर सब्सटेंस का। अब हम क्या करेंगे? दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे और उसके बाद उसका बाइनरी फेज डायग्राम, उसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए हम जो प्योर सब्सटेंस लेंगे वो जनरली या तो मेटल या नॉन मेटल ही लेंगे, मतलब ऐसा नहीं लेंगे वाटर ये सब नहीं लेंगे। तो हम बाइनरी एलॉय के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम मटेरियल बनाना है। जैसे मान लीजिए हम आयरन और कार्बन को मिला के स्टील बनाएंगे, ये नहीं कि आयरन और पानी को मिलाएंगे, ऐसा नहीं करने वाले हैं। या तो इसीलिए हम बाइनरी एलॉय की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एलॉय क्या होता है, क्योंकि एलॉय को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एलॉय क्या है, तो पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। तो एन एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अ सेकेंड मेटल और अदर नॉन मेटल मटेरियल। सम एलॉयज आर ब्रास, सोल्डर, स्टील। ठीक है, तो एलॉय क्या है? एलॉय हम कैसे बनाते हैं? बाइनरी एलॉय, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ या तो मिक्स करके बनाएंगे या फिर एक मेटल को, देखिए एक मेटल को हम एक मेटल प्लस मेटल लेंगे, मेटल प्लस मेटल लेंगे, एक एलॉय बना लेंगे, एक एलॉय बना लेंगे, एक एलॉय बना लेंगे। या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल लेंगे, कोई भी नॉन मेटल ले लिए, नॉन मेटल ले लिए और उससे एलॉय बना लिए। तो देखिए कैसे, अब जैसे मेटल प्लस मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर और हम निकल ले लिए। कॉपर, ये कॉपर है, सॉरी ये कॉपर है, कॉपर और ये निकल को मिला के मेटल मेटल ले लिए। अब मेटल और नॉन मेटल से कैसे बनाएंगे? तो मान लीजिए आयरन ले लिए, Fe प्लस कार्बन ले लिए, Fe प्लस कार्बन, ये क्या है? एक स्टील बनता है, मेरा स्टील एलॉय है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम कि एलॉय बनाते कैसे। आखिर हम कॉपर जो है, कॉपर को निकल से कैसे मिक्स करेंगे, आयरन को कार्बन के साथ कैसे मिक्स करेंगे। तो हम समझते हैं कि एलॉय हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए हम एलॉय बनाते हैं, जो जैसे कॉपर और निकल का हमको एलॉय बनाना है तो हम क्या करेंगे? कॉपर को लेंगे, यहाँ कॉपर को लेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये कॉपर है, इसको मेल्ट कर लिए, कॉपर का लिक्विड बना लिए। कॉपर का ये लिक्विड हो गया, कॉपर का लिक्विड हो गया, कॉपर का लिक्विड हो गया। ठीक है ना। अब हम लेंगे निकल को, निकल को भी मेल्ट कर लेंगे और निकल का भी लिक्विड बना लेंगे और फिर हम इसका दोनों का लिक्विड को मिक्स करेंगे, दोनों को लिक्विड को मिक्स करेंगे। और फिर जब दोनों का लिक्विड को, मान लीजिए हम दोनों का लिक्विड को यहाँ पे मिक्स कर लिए, ये यहाँ पे हो गया कॉपर प्लस निकल का लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर है, कॉपर और लिक्विड, कॉपर और निकल का लिक्विड मिक्सचर है। अब हम इसको सॉलिडिफाई करेंगे, मतलब जमाना शुरू करेंगे, ठंडा करेंगे। ये तो काफ़ी हाई टेम्परेचर होगा क्योंकि आप ये कॉपर को हीट करके लिक्विड बनाए हैं, निकल को हीट करके लिक्विड बनाए हैं। देखिए कॉपर का कुछ टेम्परेचर होता है जिस पे कॉपर मेल्ट करता है, शायद आगे के लेक्चर में देख लेंगे कितना होता है। तो देखिए आप हीट करके इसको बनाए तो काफ़ी गर्म होगा, आप इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे, धीरे ठंडा करेंगे क्या होगा? ये जमना शुरू होगा। कैसे बर्फ़ जमता है आपका? पानी को धीरे 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 ठंडा करिएगा तो पानी को जब 1 ATM पे 0 डिग्री पे ले जाइएगा तो बर्फ़ जम जाएगा। वैसे ही सेम ये कॉपर और निकल का फिर आपका सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो फिर कॉपर और निकल का एलॉय मिल जाएगा। तो देखिए ये तो होगा। फिर आयरन और इसका भी ऐसे ही करते हैं, सबका हम एलॉय हमेशा ऐसे ही करते हैं कि मेटल को या नॉन मेटल का भी, इसका भी हम क्या करेंगे? मेटल आयरन को पिघलाएंगे, पिघला के इसका लिक्विड फॉर्म बना लेंगे और कार्बन का लिक्विड फॉर्म बना लेंगे। फिर कार्बन को धीरे धीरे करके उसका लिक्विड फॉर्म धीरे धीरे करके मिलाते जाएंगे और फिर हम आयरन और कार्बन का एलॉय बना लेंगे, फिर उसको सॉलिडिफाई कर लेंगे, जमा लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना, कॉपर और निकल जब सॉलिड स्टेट में है तो हम कैसे एलॉय बना सकते हैं? तो इसीलिए इसको लिक्विड में करके ले जाते हैं। लिक्विड में इसको, इसका भी लिक्विड कर लेंगे, इसका भी लिक्विड कर लेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर लेंगे, फिर दोनों को जमा सकते हैं आराम से, ठंडा करके आराम से ठंडा कर देंगे और आराम से ये खुद ब खुद जम जाएगा। तो देखिए तो ये तो बात हो गई एलॉय की एलॉय कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम एलॉय बनाते क्यों हैं, आखिर उसका एडवांटेज क्या है? कुछ तो एडवांटेज होगा एलॉय बनाने का। एलॉय, तो देखिए हम एलॉय बनाते इसलिए हैं कि मेटल जो होता है मेरा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए हम आयरन का एग्जांपल ले लें, मान लीजिए ये आयरन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें क्या होगा? मॉइस्चर जैसे ही आता है तो रस्टिंग होने लगता है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको, इसके साथ कुछ फॉर्म ऐसा फॉर्म कर देंगे, कास्टिंग कर देंगे, कास्टिंग आयरन कर देंगे, तो ये क्या करेगा? रस्टिंग से बच जाएगा। तो एलॉय बना दिए हम कास्टिंग करके। अब जैसे देखिए आयरन को, आयरन स्टील हम देखते हैं अपने घर में, स्टील काफ़ी हार्ड होता है। तो कैसे? आयरन उतना हार्ड नहीं होता है बट स्टील बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जो कि आयरन से बना होता है। तो एलॉय है स्टील,
क्या करते हैं हम, आयरन में कार्बन को मिक्स करते हैं तो काफ़ी वो हार्ड हो जाता है, तो काफ़ी हार्ड हो गया स्टील, तो फिर हम आराम से स्टील को यूज़ कर लेते हैं। और देखते हैं हम थोड़ा सा कि ये आपका जैसे मान लीजिए हम एलॉय और सारे एलॉय जैसे मान लीजिए कॉपर और निकल, अच्छा एलॉय और ये आपका कंपाउंड में क्या, सॉरी ये तो ज़्यादातर हमारे घर तरफ जो भी चीज़ हम देखते हैं मटेरियल वो ज़्यादातर एलॉय ही होता है, प्योर बहुत कम ही रहता है। जैसे मान लीजिए गोल्ड हो गया, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, वो एलॉय हम बनाते हैं क्योंकि गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट से तो हम ज्वेलरी बना नहीं सकते, जो गहना वहना बनाते हैं सॉफ्ट के साथ गहना बना नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं जिससे उसका हार्डनेस बढ़ जाए। तो फिर हम तो यानी हम क्या समझे, मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी जो है वो प्योर गोल्ड नहीं रहता है, वो एलॉय है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तो एलॉय हो गया सब कुछ। अब हम बाइनरी फेज डायग्राम, दो तरह का फेज डायग्राम अभी हम बनाएंगे। तो देखिए पहला बनाएंगे हम बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम का, दूसरा बनाएंगे बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम का, ठीक है। बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम किसे कहते हैं, कैसे इसका फेज डायग्राम होता है, ये देखते हैं पहले। तो देखिए बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम का मतलब है ये एलॉय ही है, दोनों एलॉय है, दोनों टाइप का एलॉय है। अब पढ़ते हैं बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम कहते किसको है। तो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो देखिए ये बात स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, मतलब सॉल्युबल हो कंप्लीट लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम कॉपर और जब निकल को मिलाए थे, कॉपर और निकल को जब मिक्स किए थे यहाँ पे, तो ये लिक्विड स्टेट में पूरा एक सॉल्युबल हो गया था। लिक्विड में कॉपर और निकल का मिक्सचर जो था वो पूरा सॉल्युबल था। तो सॉल्युबल हुआ तो क्या हुआ, ये एक फेज में होगा। अगर कॉपर निकल का सॉल्यूशन हम लिए, कॉपर का लिक्विड लिए, निकल का लिक्विड लिए, दोनों को मिक्स किए, तो क्या हुआ, ये मिक्स करने के बाद में होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया, यानी मिक्सचर इसका होमोजीनियस है। तो ये एक फेज में, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई भी लिक्विड, दो लिक्विड मिसिबल है, दो लिक्विड अगर मिसिबल है, होमोजीनियस है, तो एक फेज में होता है। तो यहाँ एक फेज है। तो कॉपर और निकल का जब हम ये, तो लिक्विड स्टेट में ये मिसिबल है, जब इसको ठंडा किए तो ठंडा करने के बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो यानी कि वो सॉलिड स्टेट में भी सॉल्युबल है। तो देखिए कॉपर और निकल, कॉपर का भी स्ट्रक्चर होता है FCC जमने के बाद में, जब ये सॉलिड स्टेट में आया तो, और निकल का भी होता है FCC। तो दोनों जब FCC का है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मेरा बनेगा वो FCC का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, यानी सॉल्युबल है। तो यानी कि हम क्या देखें, आइसोमॉर्फस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सॉलिड स्टेट में भी ये सॉल्युबल था कॉपर निकल, ठीक है, कॉपर निकल, और सॉलिड स्टेट में भी कॉपर निकल को जब जमाए तो ये मतलब 100% सॉल्युबल हो गया। और लिक्विड में, तो लिक्विड में ऑलमोस्ट जनरली ऑल मेटल जो मेटल होते हैं ना, वो जनरली ऑल मेटल जो है वो सॉल्युबल होते हैं। जैसे कॉपर निकल का मिक्सचर को आप मिलाओगे लिक्विड में तो सॉल्युबल होगा, मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिक्स करोगे तो लगभग जनरली सॉल्युबल होता है। जैसे Fe कार्बन का मिक्सचर भी लिक्विड स्टेट में सॉल्युबल होता है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में 100% सॉल्युबल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर दूसरा होता है, कार्बन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर दूसरा होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सेम रहे तो समझ जाइए कि वो सॉलिड स्टेट में भी सॉल्युबल है। तो आइसोमॉर्फस के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो आइए कंडीशन देखते हैं कि आइसोमॉर्फस सिस्टम होने के लिए, जो आइसोमॉर्फस एलॉय बनाएंगे हम, आइसोमॉर्फस एलॉय, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कॉपर और निकल का सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। दोनों का साइज सेम होगा तब ना वो, मान लीजिए ये मेरा क्रिस्टल बना, कॉपर और निकल का एलॉय बना, Cu + Ni का एलॉय बना। अगर ये कम्प्लीटली मिसिबल है, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। मान लीजिए ये इसका एटम को हम दिखाते हैं तो सेम साइज का एटम होगा तब तो ये मिसिबल होगा। ये सेम साइज का एटम होगा, छोटा बड़ा नहीं है, सब सेम साइज का है, तो ठीक है। अगर ये सेम साइज का नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये मेरा एटम हुआ कॉपर का और एक छोटा सा आ जाए निकल का, तो क्या होगा, इंटरस्टेशियल साइट में चला जाएगा, तो मिसिबल नहीं होगा कम्प्लीटली। कुछ समय बाद जब मेरा गैप भर जाएगा तो क्या होगा, इसका सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम चीनी पानी का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि चीनी पानी क्या मिसिबल है ऑल प्रोपोर्शन के लिए, ये ऑल प्रोपोर्शन के लिए मिसिबल होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट इन ऑल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, आप जितना मन उतना मिलाते जा रहे हो, कॉपर में निकल मिलाते जा रहे हो, कॉपर और निकल को जितना मन उतना मिलाते जा रहे हो, फिर भी वो सॉल्युबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वाटर में आप शुगर ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, कुछ समय बाद जब वो सैचुरेशन पॉइंट पहुंचेगा तो शुगर मिक्स होना बंद हो जाएगा,
बंद हो जाएगा ना, तो उसको हम आइसोमॉर्फस सिस्टम नहीं कहेंगे। आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए हम वाटर लिए और शुगर को मिक्स करते जा रहे हैं, फिर भी ये मिक्स होते जा रहा है। तो देखिए कॉपर और निकल के साथ क्या होता है, कॉपर और निकल जो है आपका आइसोमॉर्फस सिस्टम है। कॉपर और निकल, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हम 90 ग्राम कॉपर का लिक्विड है, ये कॉपर का लिक्विड है, ठीक है ना। इसमें हम 10 ग्राम जो है वो निकल का लिक्विड ऐड किए, 10 ग्राम पहले तो मिसिबल हो गया, फिर 20 ग्राम ऐड किए इसी में 90 ग्राम कॉपर में, फिर 20 ग्राम, फिर 30 ग्राम, फिर 40 ग्राम, फिर 50 ग्राम, फिर 60 ग्राम, जितना हम उतना ऐड करते जा रही है, मिसिबल होते जा रहा है लिक्विड स्टेट में। फिर हम इसको जमा रहे हैं, जब जमा रहे हैं फिर भी इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दोनों का FCC होने के कारण ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, तो क्या होगा, ये सॉल्युबल है, तो इसीलिए हम इसको आइसोमॉर्फस सिस्टम कहते हैं। जबकि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि Fe और कार्बन जो है वो मिसिबल नहीं है, जस्ट चीनी पानी के तरह है, कुछ समय तक आपका सॉल्युबल होगा, फिर बाद में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन जो एटम है ये आयरन के ये जो इंटरस्टेशियल साइट है इसमें जाके बैठते हैं। तो क्या होगा, जब इंटरस्टेशियल साइट में जाएंगे, तो जब इंटरस्टेशियल साइट भर जाएगा तो आपका अब मिक्स नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही रिप्लेस कर दे रिप्लेसेबल एटम रहे, कार्बन Fe एटम को रिप्लेस कर कार्बन आ जाए, तो क्या होगा, मेरा 100% सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो कॉपर और निकल 100% सॉल्युबल होता है और आइसोमॉर्फस सिस्टम फॉर्म करता है। तो जो भी, जैसे कॉपर और जिंक हो गया, कॉपर जिंक सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका भी रहता है, कॉपर जिंक का एटॉमिक साइज भी सिमिलर रहता है, तो वो भी एक तरह से आइसोमॉर्फस सिस्टम है। तो आइसोमॉर्फस सिस्टम का कंडीशन एक बार देख लीजिए, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहना चाहिए जो कि है कॉपर और निकल का, एटॉमिक साइज जो रहना चाहिए वो सिमिलर रहना चाहिए, एटॉमिक साइज एटम का साइज, तब ना वो क्रिस्टल में बराबर बैठेगा, सब बराबर बैठेगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहना चाहिए दोनों एटम का, जो आप मिक्स कर रहे हो। मान लीजिए हम कॉपर प्लस निकल लिए थे, तो इसका कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और निकल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर रहना चाहिए। अगर नहीं सिमिलर रहा तो क्या होगा, सिमिलर नहीं रहा तो क्या होगा, ये कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। अगर कॉपर का और निकल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर नहीं, अगर डिफरेंस है इसके बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na प्लस Cl को अगर आप मिक्स करोगे, Na प्लस Cl को, तो ये क्या बनाया था, कंपाउंड बनाया था NaCl। और कंपाउंड और ये देखिए कॉपर और निकल का एलॉय बनाया है, यहाँ पे कॉपर और निकल को मिक्स किए, तो कंपाउंड और एलॉय में क्या डिफरेंस, अब ये देखते हैं। देखिए कंपाउंड जो होता है ये अलग प्रॉपर्टी हो गई, Na का प्रॉपर्टी और Cl की प्रॉपर्टी आपको यहाँ नहीं मिलेगी NaCl में। जैसे मान लीजिए Na को मिक्स किए, Cl किए और NaCl हम नमक बना लिए, नमक को आराम से हम खा सकते हैं। तो देखिए, लेकिन कॉपर और निकल का जब एलॉय बनाए, तो जब जो मेरा एलॉय बनेगा उसमें कॉपर और निकल का प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, कॉपर का भी प्रॉपर्टी मिलेगी, निकल का भी प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब एलॉय अपना प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है, लेकिन कंपाउंड क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। तो ये हो गया कंपाउंड और आपका एलॉय में डिफरेंस। अब चलिए आइसोमॉर्फस सिस्टम का हम फेज डायग्राम देखते हैं कि फेज डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, अगर हम आइसोमॉर्फस सिस्टम का कहीं भी फेज डायग्राम दिखे तो कुछ इस टाइप का दिखता है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या ये है और डायग्राम कैसे कैसे बनता है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के तरफ कंपोजिशन लेते हैं निकल का, और अगर हम निकल का कंपोजिशन है, और वाई एक्सिस की तरफ टेम्परेचर है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100% कॉपर लेते हैं, यहाँ पे कॉपर लेते हैं और उसमें धीरे धीरे करके कॉपर का लिक्विड लिए। देखिए यहाँ पे क्या किए, इस वाले स्टेज पे हम क्या किए, इस वाले स्टेज पे हम क्या किए, पहले मान लीजिए हम 90 ग्राम कॉपर लिए, ठीक है ना, 90 ग्राम कॉपर का लिक्विड लिए, उसमें पहले हम 10 ग्राम निकल का लिक्विड मिलाए, 10 ग्राम लिक्विड का निकल मिलाए, 10 ग्राम, तो उसका कंपोजिशन कुछ होगा। कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, तो देखिए कंपोजिशन, मान लीजिए हम इस टोटल सॉल्यूशन, मान लीजिए हमको कोई बोले 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपको एक चीज़ समझा दें क्योंकि कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आगे के लेक्चर्स में, कंपोजिशन कैसे निकालते हैं मिक्सचर में। तो देखिए अगर हम 90 ग्राम मेरा कॉपर है और 10 ग्राम निकल है, तो कितना हो गया टोटल, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो देखिए इसमें कोई पूछ दे कि निकल का कंपोजिशन कितना है, कंपोजिशन और मास में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। मास तो 10 ग्राम है इसमें, इस सॉल्यूशन में, और 90 ग्राम कॉपर का मास है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि निकल का कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि देखिए कंपोजिशन ऐसे निकालते हैं, 10 ग्राम है आपका टोटल, और बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 है इंटू 100, यानी कि इस 10%, इसका 10% कंपोजिशन है आपका निकल का इस सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में देख ही सकते हैं, इसलिए एग्जांपल लिए थे 90 ग्राम 100 ग्राम 90 ग्राम 10 ग्राम, ताकि आसानी हो कंपोजिशन निकालने में।
अब देखिए आप ये इस वाले में आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे करके कॉपर को निकल को मिलाते हो कॉपर में। पहले 90 ग्राम, मान लीजिए एग्जांपल के 90 ग्राम यहाँ पे कॉपर था, बस निकल नहीं था उसमें। फिर आप 10 ग्राम ऐड किए लिक्विड, 20 ग्राम ऐड किए, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम। कंपोजिशन, ये वेट नहीं है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन आपका बढ़ते जा रहा है। 60 यहाँ पे 20% कंपोजिशन हो गया, 40% आप निकल मिला दिए, फिर 60% मिला दिए, 80% मिला दिए, और यहाँ पे 100% निकल हो गया। तो देखिए यहाँ पे कंपोजिशन है, ये सारा कंपोजिशन है और ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका ये ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, यहाँ पे लिक्विड और कॉपर का मिक्सचर था मेरा। पहली बात तो यहाँ पे सारा लिक्विड और कॉपर का मिक्सचर जो 1 फेज में है, एक फेज में, क्योंकि एक फेज में इसलिए क्योंकि मिसिबल है पूरी तरह से। लिक्विड में कॉपर और निकल को मिक्स किए तो मिसिबल हो गया, तो 1 फेज सिस्टम हो गया। हम लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है ये लिक्विड रीजन है कॉपर और निकल का। इसको जब धीरे धीरे करके ठंडा करते हैं, जब धीरे धीरे करके ठंडा करेंगे तो ये जो लाइन है ये लिक्विडस लाइन कहलाता है। ये वाला लाइन देखिए ठीक से, ये वाला जो लाइन है ये लिक्विडस लाइन है। ये वाला लाइन जो है ये लिक्विडस लाइन कहते हैं, यानी लिक्विडस लाइन के ऊपर में सारा लिक्विड होता है। और ये जो लाइन है ये सॉलिडस लाइन कहलाता है। सॉलिडस लाइन के नीचे सारा सॉलिड रहता है, और लिक्विडस और सॉलिडस लाइन के बीच में आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों रहता है। अब इसको समझते हैं एक आइस और बर्फ के एग्जांपल से। मान लीजिए यहाँ मेरा पानी था, हम धीरे धीरे करके जमाना शुरू किए इसको, पानी को। तो क्या होगा, कुछ समय बाद मेरा बर्फ और पानी दोनों रहेगा, यानी सॉलिड को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लिक्विड को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ समय बाद क्या होगा, आपका सॉलिड, आपका आइस और पानी दोनों होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों है। कुछ समय बाद क्या होगा, जब पूरा आइस जम जाएगा तो सिर्फ लिक्विड बचेगा। तो जब पूरा सॉलिडिफिकेशन मेरा हो गया कॉपर निकल का, तो सिर्फ अल्फा बचा, यानी अल्फा यानी सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इसको कि कैसे इसका डायग्राम बनता है। तो देखिए हम अगर सिर्फ निकल का बनाए, निकल एक प्योर सब्सटेंस है, उसमें कुछ मिक्स नहीं किए हैं, तो निकल का कूलिंग कर्व मतलब ये लिक्विड स्टेट में यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड था, ठीक है ना, लिक्विड था यहाँ पे लिक्विड था। अगर हम निकल को धीरे धीरे करके ठंडा करना शुरू करें तो ये पॉइंट पे ये सेचुरेशन, ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक पूरा निकल जम नहीं जाएगा आपका, तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ से लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा निकल जम गया। तो देखिए कोई भी प्योर सब्सटेंस जब सॉलिडिफाई होता है, जब वो जमता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता। ये निकल का था, देखिए सेम कॉपर का भी सॉलिड में कोई भी प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है फेज चेंज में। यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन आपका खत्म हो जा रहा है इस पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन फिनिश हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो ये कूलिंग कर्व होता है प्योर सब्सटेंस का। किसी का कूलिंग कर्व टेम्परेचर और टाइम के बीच में बनता है। जैसे देखिए जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो टेम्परेचर घट रहा है, फिर यहाँ पे कुछ समय बाद टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर आपका सेम आइस की तरह लीजिए, आइस को लिक्विड को आप मान लीजिए 25 डिग्री पे लिए थे, आइस लिक्विड को आप ठंडा करना, वाटर मान लीजिए वाटर आप 25 डिग्री पे लिए थे, वाटर को आप ठंडा करना धीरे धीरे शुरू किए, यहाँ पर आए। फिर वाटर जब 0 डिग्री पे आ जाएगा तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। जब तक पूरा बर्फ जम ना जाए तब तक वो 0 डिग्री ही रहेगा। जब बर्फ जम गया तो फिर बर्फ का टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, -5, -10, -20 ऐसे होना शुरू हो जाता है। तो ओके, तो जब देखिए जब प्योर सब्सटेंस था तो इसका सॉलिडिफिकेशन ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन जब आप इसको एलॉय बना दिए, इसका मिक्सचर बना दिए, तो देखिए एलॉय के लिए जो मेरा ये सॉलिडिफिकेशन कर्व है, जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे आप एलॉय को धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में था, आप ठंडा करना शुरू किए, और ये आपका हो गया। यहाँ से आपका देखिए यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सॉलिडिफिकेशन, यहाँ सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ था एलॉय का और यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, देखिए टेम्परेचर घट रहा है धीरे धीरे। तो एलॉय का क्या देखें, एलॉय का कभी भी कोई भी प्योर सब्सटेंस का बस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब वो सॉलिडिफिकेशन होगा तो, लेकिन एलॉय के केस में सॉलिडिफिकेशन में कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे अगर इस वाले डायग्राम में यहाँ पे कॉपर लिए